नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात बेकाबू कोरोना से देश में बने भयावह हालात की करेंगे। लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ने से हालात और भयावह हो गए हैं। 10 राज्यों में संकट बढ़ा है। लखनऊ के हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। इस बीच कल हुई हाई लेवल बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना को हराने का संकल्प लिया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की मदद के लिए एक बार फिर डीआरडीओ आगे आया है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। शनिवार को कोरोना ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 2,60,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 1500 लोगों की मौत हो गई। थोड़ी राहत की खबर यह है कि कल एक दिन में 1,28,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। देश में एक्टिव केसों की संख्या करीब 18 लाख हो गई है। कोरोना की तेज रफ्तार ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हाई लेवल समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। पीएम ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जरूरी सेवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। केंद्र सरकार के दखल के बाद कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों ने इसकी कीमत करीब 60% तक घटा दी है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड ने इसकी कीमत 2,700 रुपए कर दिया है। सिप्ला ने 3,000 और कैडिला हेल्थ केयर ने इसकी कीमत 899 रुपए कर दी है। इसी के साथ सरकार ने दवा कंपनियों से इसका उत्पाद बढ़ाने को भी कहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीआरडीओ ने पिछले साल बनाए गए अपने कोविड अस्पताल को फिर से चालू कर दिया है। फिलहाल यहां 500 बेड तैयार किए जा रहे हैं। 250 बेड के साथ ये अस्पताल सोमवार से मरीजों के लिए उपलब्ध होगा। बाकी 250 बेड भी जल्द तैयार कर लिए जाएंगे। यहां सभी बेड ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस होंगे। पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर होंगे। यहां मरीजों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र में 1 मई तक लगाए गए मिनी लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने एक और कदम उठाया है। मुंबई में पुलिस जरूरी सेवाओं से जुड़े और निजी वाहनों पर अलग अलग कलर के बारकोड स्टिकर लगाती नजर आई। इससे बिना वजह निकलने वालों पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। राज्य में कल रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 419 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कल शनिवार को एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 167 तक पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 24% को पार कर गया है। ये जून के बाद सबसे ज्यादा है। मृत्यु दर भी करीब 1.5% हो गई है। केजरीवाल ने अस्पतालों के बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। उत्तर प्रदेश में दिनों दिन कोरोना की तेज रफ्तार से हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। लखनऊ के ऐशबाग में सुन्नी कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ सकती है। वहीं शिया की ताल कटोरा कब्रिस्तान में भी रोजाना 7 से 8 शव लाए जा रहे हैं। यूपी में कल कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 120 की मौत हो गई। लखनऊ में जानलेवा कोरोना से भयावह हालात हैं। शहर में रोजाना इतनी मौतें हो रही हैं, जिससे शमशान घाट छोटे पड़ते जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए भैंसा कुंड के वैकुंठ धाम शमशान घाट का विस्तार करना पड़ रहा है। यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक चिताएं जलने का दौर जारी रहता है। लखनऊ में रोजाना 5,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कल 16,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 158 की मौत हो गई। गुजरात में 9,500 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण के केरल में करीब 14,000 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 17,000 से ज्यादा और तमिलनाडु में 9,000 से ज्यादा मरीज मिले। कोरोना काल के सबसे मुश्किल दौर में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हैं। डॉक्टरों तक को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बीच इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कोरोना का डर ऐसा है कि लोग अपनों के शव तक लेने से इनकार कर दे रहे हैं। कोरोना के अटैक से लाचार सिस्टम से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वेंटिलेटर पर सिस्टम। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हालात कितने गंभीर हैं, इसका पता एलजेपी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार से चलता है। अस्पताल में बेड फुल होने की वजह से एम्बुलेंस में पड़े मरीज के परिजन इधर उधर धक्का खा रहे हैं। लोग कई घंटों तक परिजनों के लिए बेड मिलने की आस में बाहर बैठे रहे। गंभीर मरीजों के परिजनों का कहना है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में कोरोना से पीड़ित एक डॉक्टर का खुद का इलाज के लिए अस्पताल में गिड़गिड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खुद को आरएमएल अस्पताल का डॉक्टर बता रहे शख्स का नाम मनीष जांगड़ा है। मनीष ने आरोप लगाया है कि उसके अपने ही अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है।
कोरोना के हाहाकार से हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। वाराणसी में कोरोना का ऐसा खौफ है जिसकी वजह से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज करने में भी अस्पताल टाल मटोल करता है। बीएचयू अस्पताल के बाहर एक महिला ने रोते हुए आरोप लगाया कि उसके पिता की मौत समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गई। मृतक का बेटा भारतीय सेना में है। राजस्थान के सीहोर में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद बेटे ने शव को लेने से इनकार कर दिया। परिवार ने कोरोना के डर से शव लेने से इनकार कर दिया, जबकि घर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत नहीं हुई थी। परिवार के इनकार के बाद नगर पालिका ने कचरे की गाड़ी में शव को शमशान पहुंचाया। स्थानीय लोगों के समझाने के बाद परिवार अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। पटना के एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार ने ऑक्सीजन की कमी देखते हुए खुद को पद से कार्यमुक्त करने के लिए नीतीश सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आशंका जताई है कि मरीजों की मौत होने पर ठिकरा उनके ऊपर ही फोड़ा जाएगा। बिहार में कल करीब 8000 नए केस सामने आए। अकेले पटना में करीब 2000 मरीज मिले। बिहार में कोरोना मरीजों की डबलिंग रेट देश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में नया प्लांट लगाया गया है। ऑक्सीजन का नया प्लांट लखनऊ के पीजीआई में शुरू किया गया है। अब तक कोरोना के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर से ही इसकी सप्लाई हो रही थी। नए प्लांट की क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन है। मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन एक सप्लायर की गिरफ्तारी से नाराज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कल रात डीसीपी जोन 8 के दफ्तर पहुंच गए और अधिकारियों को खूब सुनाया। दरअसल बीजेपी ने सरकार को देने के लिए दमन के एक कंपनी से 50,000 इंजेक्शन मुहैया कराने को कहा था। पुलिस अधिकारी का कहना था कि इसकी सही जानकारी नहीं होने से ये सब हुआ। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए शिवराज सरकार को रिलायंस कंपनी से 60 टन ऑक्सीजन मिला है। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर गुजरात के जामनगर से इंदौर पहुंचे ट्रक को हार पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। इस बीच सरकार ने 12,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हैदराबाद की कंपनी से करार किया है, जिसमें से 2,000 इंजेक्शन आज मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ऐसी किल्लत है कि अब इसकी चोरी भी होने लगी है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से करीब 800 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए। पुलिस को अस्पताल के स्टाफ पर शक है। उधर सीहोर में भी कोरोना मरीज के लिए दिल्ली से भेजे जा रहे 20 टन ऑक्सीजन से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग 35 घंटे तक घरों में क्यों रहेंगे लॉक? कहां कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया? बिहार में क्या आज लॉकडाउन लगेगा? और राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है? कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 लॉकडाउन 2.0 में। उत्तर प्रदेश में आज से सोमवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। शनिवार रात 8 बजे से ही पुलिस नोएडा और दिल्ली से लगे चिला बॉर्डर पर गाड़ियों को रोककर पूछताछ करती नजर आई। बिना मास्क निकलने पर पहली बार में 1,000 और दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश में आज से सोमवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। शनिवार रात 8 बजे से ही पुलिस नोएडा और दिल्ली से लगे चिला बॉर्डर पर गाड़ियों को रोककर पूछताछ करती नजर आई। बिना मास्क निकलने पर पहली बार में 1,000 और दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश में आज से सोमवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। बिहार में लॉकडाउन लगाने या दूसरे विकल्पों पर आज फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद ही नीतीश अंतिम फैसला करेंगे। कल राज्यपाल की अध्यक्षता में कोरोना के हालात पर सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने अपनी राय रखी थी। कांग्रेस ने संपूर्ण लॉकडाउन की सलाह दी थी। दिल्ली में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू की दूसरी रात सड़कों पर पुलिस की पूरी तरह से मुस्तैदी दिखी। पुलिस ने हर गाड़ी और बाइक सवार को रोककर उसके बाहर निकलने की वजह की जांच पड़ताल की। वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कल रात 8 बजे तक पुलिस 164 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जबकि करीब 2,500 लोगों का चालान किया गया है। राजस्थान में कोरोना कर्फ्यू के बीच गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमितों को मुफ्त में इंदिरा रसोई योजना के तहत खाना देने का फैसला किया है। राज्य में पहले से ही 30 अप्रैल तक रात का कोरोना कर्फ्यू लागू है। इसके साथ ही सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है। राज्य में कल कोरोना के 9,000 केस मिले। झारखंड में कोरोना पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। इसके साथ उन्होंने मिलिट्री अस्पताल और डॉक्टरों की भी मांग की है। सरकार ने कोरोना जांच में तेजी लाने के साथ हर जिले में ऑक्सीजन से लैस 50 बेड का अस्पताल बनाने की फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद कई अखाड़ों के प्रमुख हरिद्वार कुंभ को तय वक्त से पहले खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जूना अखाड़ा, श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के बाद दूसरे कई अखाड़ों ने भी कुंभ समापन का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर कल पीएम ने कुंभ को सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर रखने की ही सलाह दी थी।
हरिद्वार कुंभ से वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं को लेकर गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत लोगों की जांच कर आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने कुंभ में शामिल होने वाले दिल्ली के लोगों के लिए टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में 1 मई तक लगाए गए मिनी लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। ट्रांसपोर्टरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान की आशंका है। ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से राहत भरे कदम उठाने की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कोर कमेटी ने कहा है कि हम अभी पिछले साल के लॉकडाउन से ही नहीं उबर पाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की आज कहां-कहां पर रैलियां और रोड शो, ममता बनर्जी की आज कहां-कहां जनसभाएं होंगी और ममता ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाया है। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के पूर्वास्थली और नकाशीपाड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 2 रोड शो में शामिल होंगे। अमित शाह हावड़ा में शाम 5 बजे एक टाउन हॉल में मीटिंग को संबोधित करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री हावड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है। सीएम ममता बनर्जी आज सुबह 11 बजे श्यामनगर में, दोपहर 12 बजे कृष्णानगर दक्षिण और 1 बजे नॉर्थ 24 परगना में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी भवानीपुर में एक रोड शो में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में अगले 8 दिन में पीएम मोदी की 6, गृह मंत्री अमित शाह की 10 और सीएम ममता बनर्जी की 17 रैलियां होनी हैं। देश में कोरोना के आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। पार्टियां लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की नसीहत दे रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर खुद ही इन नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गलसी में चुनाव आयोग पर फिर से बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, फिर भी आयोग बाकी 3 चरण के चुनाव एक साथ कराने को राजी नहीं है। ममता के मुताबिक अगर इस दौरान कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आयोग ही होगा। बंगाल में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने ममता पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि दीदी ने बंगाल को 3 तरह के नागरिकों में बांट दिया है। बाहर से आए घुसपैठिए जो दीदी को जान से प्यारे हैं, बंगाल के आम लोग, जनता जिन्हें दीदी अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज, त्योहार नहीं मनाने देती, और हमारे शरणार्थी भाई जिनके साथ दीदी ने कभी न्याय नहीं किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज कई जनसभाओं में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आज वो मानिकचक, रतुआ, चंचल और हरिरामपुर विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। बंगाल में 5वें चरण में शुक्रवार को हुई वोटिंग में करीब 79% मतदान हुआ। 6 जिलों की 45 सीटों पर हुई वोटिंग के दौरान कई इलाकों में हिंसा हुई। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी की महिला उम्मीदवार प्रिया साहा पर हमला हुआ और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। मामला सैंतिया विधानसभा क्षेत्र का है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि प्रिया पर तृणमूल के गुंडों ने बमों से हमला किया। प्रिया पर प्रचार करने के दौरान हमला किया गया। नॉर्थ 24 परगना के कमरहाटी से चुनाव लड़ रहे मंत्री मदन मित्रा अपने शनिवार को 5वें चरण के मतदान के दौरान चुनाव अधिकारियों से तीखी झड़प हो गई। मित्रा अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो चुनाव अधिकारी और सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। आज यूएई दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहां से गिरफ्तार हुए आतंकियों के मददगार और कहां से गिरफ्तार हुआ जासूस, देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अबू धाबी की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पहले से ही अबू धाबी में हैं। दोनों नेताओं के बीच किसी औपचारिक मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मदद करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नारवल निवासियों आदिल अहमद डार, ताहिर अहमद भट्ट और कसूआ खलीसा के रहने वाले गुलाम मोहम्मद गोजरे के रूप में हुई है। एलएसी पर तनाव के बीच चीनी सेना ने अब नई चाल चली है। चीन अपनी सेना में तिब्बतियों को भर्ती करने का अभियान चला रहा है। इस साल की शुरुआत से ही चीन की सेना ये मुहिम चला रही है। इस अभियान के लिए चीनी सेना तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की सीमा के अंदर पहुंचती थी। चीन तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आईएसआई के लिए काम करता था। आरोपी पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने आरोपी के पास से कई सीक्रेट दस्तावेज और नक्शा बरामद किया है। अमेरिका में हुए नस्ली हमले में एक बार फिर पंजाब मूल के 4 लोगों की मौत से वहां रहने वाले पंजाबियों में डर है। हमले में मारे जाने वाले होशियारपुर के रहने वाले जसविंदर भी शामिल हैं। जसविंदर अपने छोटे बेटे के साथ अमेरिका में रहते थे। उनकी मौत की सूचना मिलते ही घर में मातम परस गया।
पद्मश्री सम्मानित मशहूर साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली की 81 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने कोहली के निधन पर शोक जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदी साहित्य जगत में उनका विशेष योगदान रहा है। कोहली ने अहिल्या, युद्ध, वासुदेव और अभ्युदय जैसी मशहूर किताबें लिखी हैं। लेखनी की अपनी अलग शैली के लिए वो हमेशा साहित्य प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि किसान अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं, लेकिन कृषि कानून के विरोध को खत्म नहीं करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मासिक महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 5 महीने विरोध के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को दुमका कोषागार निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। चारा घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। फिलहाल लालू का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। उनकी जमानत मंजूरी होने के बाद राबड़ी देवी के आवास पर खुशियों का माहौल है। भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस निरीक्षण मंगलुरु तट के पास 6 मछुआरों की तलाश में जुटा हुआ है। मंगलवार को इन मछुआरों की नाव एक विदेशी मालवाहक जहाज से टकरा गई, जिसके बाद से वो लोग लापता हैं। शुक्रवार को 3 मछुआरों के शव मिल गए थे, जिन्हें मंगलुरु के स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। कोविड अस्पताल में कहां आग लगने से हुई 5 मरीजों की मौत। सिलेंडर फटने से लगी आग में कितनी झुग्गियां जलकर हुई खाक और कहां से बरामद हुआ भारी तादाद में विस्फोटक। राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोविड अस्पताल में आग लगने से हुए हादसे में 5 मरीजों की मौत हो गई। एक मरीज की मौत झुलसने से, जबकि 4 की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर के फेल से होने के बाद दम घुटने से हुई। आग की वजह से अस्पताल के सभी कमरों में धुआं भर गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के थाने में डोंबिवली रेलवे स्टेशन के पास एक बाजार में आग लगने से कपड़े की 3 दुकानें जल गई। आग में लाखों का नुकसान होने की खबर है। दमकल के 5 गाड़ियों और कई कर्मियों को इसे बुझाने में करीब 3 घंटे का समय लगा। वहीं नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट में भी आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। हरियाणा के गुरुग्राम के शीतला कॉलोनी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची उठती दिखी। आग में सैकड़ों झुग्गियों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच आज संघ लोक सेवा आयोग की एनडीए परीक्षा होने जा रही है। देश के कई शहरों में एनडीए भर्ती परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए हैं। ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से और दूसरी और दोपहर 2 बजे से परीक्षा आयोजित होगी। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर शनिवार को हुए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और 22 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। कोरोना महामारी के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। जिले में करीब 60% वोटिंग हुई। उपचुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। असम के चिरांग में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। चिरांग पुलिस ने 15 अप्रैल से लगातार कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत ये बरामदगी हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से चल रही तेज हवाएं और आंधी आम किसानों के लिए आफत बन गई है। आंधी और तूफान ने आम की फसल को बर्बाद कर दिया है। ज्यादातर बागों में कच्चे आम ही टूटकर नीचे गिर गए हैं। किसानों का कहना है कि आम के पेड़ों पर 10% आम ही बचे हैं, जिससे आम किसानों के सामने रोजी का संकट आ गया है। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से गाड़ियों को आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का मुख्य सड़क मार्ग है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट और कुछ दूसरे इलाकों में शनिवार को हल्की बर्फबारी हुई, जिससे सैलानी काफी खुश दिखे। वहीं लेह में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय संस्कृति के रंग दिखने को मिले। T20 लीग में कल खेले गए मुकाबले में पहली जीत का इंतजार कर रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कैसे जीतते जीतते हार गई। मुंबई की जीत का हीरो कौन बना और आज T20 लीग के 2 मुकाबले किन किन टीमों के बीच खेला जाना है। T20 लीग से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 T20। T20 लीग में कल खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। हैदराबाद के सामने 151 रन का लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम 137 के स्कोर पर ही ढेर हो गई। ये हैदराबाद की लगातार तीसरी हार है। वहीं मुंबई इंडियंस ने लीग में दूसरी जीत हासिल की है। मुंबई की ओर से राहुल चाहर और ट्रेंट बोल्ट ने 3-3 विकेट हासिल किए। मुंबई के क्विंटन डिकॉक ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 40 रन जोड़े। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 32 रन की पारी खेली। किरण पोलार्ड ने डेथ ओवर्स में 22 गेंद पर नाबाद 35 रन बनाए। वहीं हैदराबाद की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 43, जबकि कप्तान डेविड वार्नर ने 36 रन की पारी खेली। हैदराबाद के साथ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए।
हैदराबाद के खिलाफ जीत के बाद मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। मुंबई और बेंगलोर दोनों के 4-4 अंक हैं, लेकिन रन रेट के आधार पर मुंबई ने बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। तीसरे नंबर पर चेन्नई की टीम है, वहीं चौथे पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स है। सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वालों की फहरिस्त के टॉप 3 में मुंबई के 2 गेंदबाज पहुंच गए हैं। राहुल चाहर के 7 विकेट हैं, वहीं ट्रेंट बोल्ट के 6 विकेट अपने नाम किए हैं। टॉप पर बेंगलोर के हर्षल पटेल बरकरार हैं। हर्षल के नाम भी 7 विकेट हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमी राहुल चाहर से बेहतर है। मुंबई ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन जोड़े। पावर प्ले में 50 का आंकड़ा पार करने वाली मुंबई की टीम रोहित शर्मा के आउट होते ही धीमी पड़ गई। रोहित ने 32 रन बनाए, वहीं क्विंटन डिकॉक ने 40 रन की पारी खेली। पोलार्ड ने डेथ ओवर में 35 रन जोड़े। हालांकि 150 रन का स्कोर भी हैदराबाद पर भारी पड़ गया। T20 लीग का आज सुपर संडे है। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स का सामना करेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। ये मैच चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 26 मुकाबले हुए हैं, जिनमें कोलकाता ने 14 और बेंगलुरु ने 12 मैच अपने नाम किए। आज T20 लीग में बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली 6000 रन पूरा कर सकते हैं। विराट इस आंकड़े से 56 रन दूर हैं। कोलकाता के खिलाफ विराट का रिकॉर्ड शानदार है। विराट का KKR के खिलाफ 50 से ज्यादा का बल्लेबाजी औसत है। उनका कोलकाता के खिलाफ स्ट्राइक रेट 146 के ऊपर है। आज दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने पंजाब की चुनौती है। ये मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 26 मुकाबले हुए हैं, जिनमें दिल्ली ने 11 जबकि पंजाब किंग्स ने 15 मैच जीते हैं। पिछले सीजन में दोनों टीमों ने एक मैच अपने नाम किए थे। वानखेड़े स्टेडियम में दोनों ही टीमों के कप्तानों का जबरदस्त रिकॉर्ड है। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने यहां खेले 5 T20 लीग में 63 के धमाकेदार औसत के रन बनाए हैं। यहां उनका स्ट्राइक रेट 192 रहा है। वहीं पंजाब के कप्तान KL राहुल ने यहां पिछले 5 में से 4 मैच में 90 से ज्यादा रन जोड़े हैं। और फिलहाल न्यूज टॉप 9 में इतना ही। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।